हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आपका बिहार प्रधान शिक्षक, बिहार डीएलएड, है ना, तमाम जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने थंबनेल देखा होगा। क्योंकि ये आपका मैराथन क्लास है और ये सामान्य अध्ययन का मैराथन क्लास है। इसमें हम लोग साइंस से संबंधित सवाल भी देखेंगे, पॉलिटी से संबंधित सवाल देखेंगे, हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित हर एक सवाल को यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये आपका होने वाला है हर एक एग्ज़ाम के व्यू से। इसीलिए दोस्तों ये मैराथन क्लास है। यहाँ पर बिल्कुल हम एकदम राजधानी एक्सप्रेस में चलने वाले हैं और देखते हैं कि आप हमारा साथ कब तक देते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाली है। और अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं तो हम ये दावा कर सकते हैं कि इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में नहीं क्वेश्चन आने वाले हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 1000 से ज़्यादा सवाल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो देखिए काफ़ी लंबा हो सकता है, क्योंकि ये टोटल 50 से प्लस आपका टोटल ये पीडीएफ जो पेज है 50 से ज़्यादा पेज में है। हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक आज इसको कंप्लीट करने का। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका होने वाला है। 9 बज चुकी है और 9 बजे से हमारी डेली क्लास आपकी चलती है हमारे चैनल पर। ये देखिए आप डीएलएड की तैयारी, अभी देखिए एंट्रेंस होने वाला है, बीएड का एंट्रेंस होने वाला है, बीपीएससी एग्ज़ाम देते होंगे, बिहार एसएससी दरोगा, बिहार पुलिस प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, इसके अलावे जितने भी तमाम एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए दोस्तों ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। तो पूरा देखिएगा और बहुत ही हम फास्ट चलने वाले हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावे जो हमारे प्रधान शिक्षक के हमारे जो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं प्रधान शिक्षक के तैयारी के लिए, वो हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी चल रही है। मात्र 499 चार्ज है प्रधान शिक्षक में जुड़ने के लिए। उसके बाद आपको पीछे जितनी क्लास हो गई है वो भी मिल जाएगी, आगे जो क्लास होगी वो भी मिलते रहेगी एग्ज़ाम तक। कोई भी अलग से चार्ज आपको नहीं लगेगा। मात्र एक ही बार आपको 499 पे करना है। कैसे पे करना है? तो ये हमारा नंबर है 7857824310। आप फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, पेटीएम कर सकते हैं, है ना। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आप हमें स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आप भेज दीजिएगा। दोनों नंबर एक ही है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर बात भी कर सकते हैं। और जो पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज दीजिएगा, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ सकूँ और उस ग्रुप में आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे यहाँ प्रधान शिक्षक जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को एक बार थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दें और शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, वीडियो को थोड़ा अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे खेल तथा उससे संबंधित ट्रॉफियाँ, है ना। बहुत सारे खेल हैं, उससे संबंधित जो ट्रॉफियाँ हैं बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करते होंगे, है ना, डीएलएड, बिहार एसएससी, सीटेट, बीटेट, हर एक एग्जाम में इस सवाल से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला सवाल है कि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, आपको पता है, और इससे संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी और कप दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है आगा खा कप हॉकी। जितने भी खेल यहाँ पर दिए गए हैं, कप जो दिए गए हैं, ट्रॉफी दिए गए हैं, ये आपको हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप 1000 बार एग्जाम में पूछा गया है। बेगम रसूल ट्रॉफी ये महिला क्षेत्र में दिया जाता है हॉकी में। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी। मैं सिर्फ यहाँ पर पढ़ते चलूँगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस सुनते चलना है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर भी हम लेकर के आए हैं, तो क्वेश्चन आंसर में आप कर सकते हैं। बीच बीच में हम चेंज होते रहेगा आपको, कभी करेंट अफेयर, कभी हिस्ट्री, कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटी, है ना। कभी हम यहाँ पर ट्रिक भी लेकर के आए हैं बहुत सारा, जो बहुत सारी चीज़ जो आपको याद नहीं हो पाता ना, उसका ट्रिक भी हम यहाँ पर लेकर के आए हैं कि कैसे आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो ये आपको सभी जो ट्रॉफियाँ हैं, नेहरू ट्रॉफी, सिंघिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, दोस्तों आपका इंदिरा गांधी गोल्ड कप, बेटन कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला के लिए दिया जाता है। ये सभी किसके लिए है? तो आपके
ये सभी ट्रॉफियां हैं। अगला है गुरु नानक चैंपियन ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, है ना, सभी हॉकी में आपको ये सभी ट्रॉफियां दी जाती है। रंगास्वामी कप, तो ये जितने ट्रॉफी है आप इसमें याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सा है, तो आगा खा कप बहुत बार पूछा गया है, बेगम रसूल ट्रॉफी भी पूछा गया है, महाराजा रंजीत सिंह वाला भी पूछा गया है आपको, है ना, नेहरू ट्रॉफी पूछा गया है, और वेलिंगटन कप बहुत बार आया है आपका, बेटन कप बहुत बार पूछा गया है, और ध्यानचंद ट्रॉफी बहुत बार पूछा गया है, रंगास्वामी बहुत बार पूछा गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। अगला जो है वो फुटबॉल से संबंधित है आपका, है ना, फुटबॉल से संबंधित जितने भी कप और ट्रॉफियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सभी एक जगह लेकर के आया हूँ। डुरंड कप, रोवर्स कप, आपका DCM ट्रॉफी, VC राय ट्रॉफी, है ना, इसमें डुरंड कप सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, रोवर्स कप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और VC राय ट्रॉफी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं, आगे है आपका संतोष ट्रॉफी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी, है ना, जो फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है। IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आशुतोष मुखर्जी, ये भी दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्डेका कप बहुत बार पूछा गया है। जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट, उसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रिकेट से संबंधित, है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है क्रिकेट से संबंधित जो ट्रॉफी है और कप है। ठीक है, तो सबसे पहला है दिलीप ट्रॉफी कप, दिलीप ट्रॉफी कप है ना, वही वेरी इंपॉर्टेंट। CK नायडू ट्रॉफी, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी झांसी ट्रॉफी, है ना, देवधर ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके अलावा ईरानी ट्रॉफी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ईरानी ट्रॉफी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। GD बिड़ला ट्रॉफी ये भी इंपॉर्टेंट है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो है क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। अब जो अगला है वो है टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफी। तो टेबल टेनिस को भी मैं एक नज़र देख लेता हूं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से देखते चलना है और इसको सुनते चलना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आंसर आएगा तो वहां पर आप कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो को एक बार लाइक सभी लोग कर देना है ना। चलिए, तो अगला है आपका टेबल टेनिस से संबंधित ट्रॉफियां, जैसे कि वनविले कप ये पुरुष में दिया जाता है, जयलक्ष्मी कप ये महिला के क्षेत्र में दिया जाता है, राजकुमारी चैलेंज कप ये जूनियर महिला के क्षेत्र में दिया जाता है, रामानुज ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष को दिया जाता है। नेक्स्ट है बैडमिंटन में कौन कौन से कप और ट्रॉफियां दी जाती है, तो नारंग कप बहुत बार पूछा गया है, चड्डा कप बहुत बार पूछा गया है, अमृत दीवान कप ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बैडमिंटन से संबंधित हो गया आपका। ठीक है, नारंग कप, चड्डा कप और अमृत दीवान कप। अगला है दोस्तों आपका बास्केटबॉल से संबंधित। तो बास्केटबॉल से संबंधित जो ट्रॉफियां हैं, जैसे कि बंगलौर व्यूज चैलेंज कप, नेहरू कप बहुत बार पूछा गया है ना, फेडरेशन कप ये भी आपको पूछा जाता है। ये दोनों आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रिज से संबंधित कप और ट्रॉफियाँ। तो ब्रिज खेल में कौन से कप और ट्रॉफियाँ दी जाती है, तो पहला है आपका रामनिवास रुइया ट्रॉफी, चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, ये आपका होलकर वाला आपको पूछा गया है एग्जाम में कई बार, है ना, और चैलेंज गोल्फ ट्रॉफी भी आपका ये पूछा जाता है। अगला है आपका पोलो से संबंधित ट्रॉफी। तो पोलो जो खेल होता है इसमें कौन कौन से ट्रॉफी दी जाती है, एजरा कप, है ना, एजरा कप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एजरा कप पोलो याद रखिएगा, और राधा मोहन वाला भी आपको याद रखना है, पोलो में दिया जाता है। क्लासिक कप ये भी आपका पोलो से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका गोल्फ से संबंधित कप और ट्रॉफियां। तो गोल्फ के क्षेत्र में कौन कौन से ट्रॉफी दी जाती है दोस्तों, तो राइडर कप बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्कीट कप, इन हिल कप और वाटर कप ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो राइडर कप और वाकर कप ये दोनों आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये देखिए अभी DLED का जो एंट्रेंस होने वाला ना, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी जितने एग्जाम्स हैं बार बार ये आपको पूछा जाता है, जैसे BPSC हो गया, बिहार SSC हो गया, है ना, कोई भी दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ग्रुप D हो गया, हर एक एग्जाम में आपको ये सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका खेल और खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित, है ना, संख्या से संबंधित भी आपको पूछ लिया जाता है कि किस खेल में कितनी संख्याएं हैं, है ना, जैसे कि खिलाड़ियों की संख्याएं, कबड्डी में कितना होता है सर, 7 होता है। कैरम बोर्ड जो आप खेलते हैं तो इसमें 1 या 2 होता है ना, एक इधर रहेगा, कैरम बोर्ड में एक आदमी इधर, एक आदमी इधर रहेगा, है ना। और आगे है क्रिकेट, तो क्रिकेट में 11 होते हैं, आपको पता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है ना, हॉकी है, ये तीनों में 11
11 होता है, ध्यान रखिएगा। खो खो में कितना होता है 9 और कबड्डी में 7, कबड्डी में 7 खो खो में 9, याद रखिएगा। आगे है आपका जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक में कितना होता है 8 होता है। हॉकी में कितना हो गया 11 आपको बता दिया गया। पोलो में कितना होता है 4 होता है ना, पोलो में कितना होता है 4, ठीक है। ये घोड़ा पर चढ़ करके खेला जाता है, हाथ में डंडा लेकर के, है ना। और फुटबॉल में कितना होता है 11, बेसबॉल में कितना होता है 9, ठीक है। बेसबॉल में देखिए 9 होता है और 9 किस में था, खो खो में 9 था। तो बेसबॉल और खो खो ये दोनों में कितना है 9 है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे है आपका टेनिस, टेनिस जो सानिया मिर्जा खेलती है, इसमें एक या 2 आपका खिलाड़ी रहेगा, है ना। बैडमिंटन में भी 1 या 2 होता है, ठीक है। बास्केटबॉल बहुत बार पूछा गया, बास्केटबॉल में कितना होता है 5 होता है ना, उछल उछल के जो बास्केट में डालना रहता है, ठीक है। तो ये होता है 5 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल, है ना, रग्बी में कितना होते हैं टोटल 15 होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि सबसे अधिक जो खिलाड़ी होता है वो किस खेल में होता है, तो सबसे अधिक जो खिलाड़ी होता है वो रग्बी में भी होता है ना। और अगला है शतरंज, तो शतरंज में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में चलता हूँ। अगला जो है वो आपका सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए सामान्य विज्ञान से संबंधित, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर फ्लक्चुएट करते रहूँगा, कभी विज्ञान पे चल जाऊँगा, कभी हिस्ट्री चल जाऊँगा, कभी पॉलिटी चले जाऊँगा, फिर विज्ञान पे आ जाऊँगा, ठीक है, ताकि आपका दिमाग जो है वो स्थिर न रहे, है ना। एकदम दिमाग को शांत करके इसको सुनते चलना है, ठीक है। एकदम सुनते रहिएगा, सारे दिमाग में आपको ढुक जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। अगर देखिए पहला है विज्ञान से संबंधित कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है ना। कभी देखें सूखा बालू को एकदम चमचम चमचम करते रहेगा, जबकि जो गीला बालू होता है वो धुत्तीहीन होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है परावर्तन के वजह से, ठीक है। क्या कारण है, परावर्तन की वजह से, बस सुनते चलना है। अगला है पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं पेरिस्कोप को बनाने में। नेक्स्ट है आपका कि कुलीज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरणें का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। नेक्स्ट है आपका कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, है ना, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो ये उत्तल दर्पण रहता है ना। जो गाड़ी रहता है ना, तो गाड़ी के जो साइड में दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है आपका, ठीक है। अगला है कि वाहनों के अग्रदीप, जो आगे हेडलाइट लगा हुआ रहता है ना, आगे जो हेडलाइट लगा रहता है गाड़ी में, वो किस प्रकार के दर्पण होता है दोस्तों, तो वो होता है परावलिक दर्पण, ठीक है, परावलिक दर्पण। नेक्स्ट है कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, है ना। कार चलाते समय अपने पीछे का जो देखने के लिए, तो साइड में जो लगा रहता है, साइड मिरर भी उसको कहा जाता है, वो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट है कि मानव आंख की रेटिना कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है और छोटा बनाता है ना। मानव आपके जो आंख पर ना क्या कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। अगला है कि जब कोई वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है ना, जब कोई जो वस्तु है वो एक दर्पण इधर समतल दर्पण और एक दर्पण इधर, जब इसके बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत यहाँ पर प्रतिबिंब बनेंगे। ध्यान रखिएगा, कितने प्रतिबिंब, अनंत प्रतिबिंब। आगे है कि यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। आगे है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज हैं, तो ये समानांतर किरण पुंज है। अगला है कि डायोप्टर किसका इकाई है दोस्तों, तो लेंस का, है ना। लेंस का इकाई क्या है, तो डायोप्टर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल का अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देगा, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश कैसा दिखेगा, तो काला दिखेगा, है ना। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है, तो वो फिल्म वाला जो भाग है वो आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है,
ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि बस आप लोग को यहाँ पर अधिक से अधिक हमको रिवीजन कराना काम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा क्लास होगा, लगभग 1000 सवाल हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे है आपका जीके और जीएस के महत्वपूर्ण सवाल, तो आप लोग तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए। पहला सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो आप जो खाना खाते हैं, इसका पाचन क्रिया जो स्टार्ट हो जाता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है आपका। ठीक है। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं सर? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कितने तारीख को? 10 दिसंबर को। किसने लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था? तो लॉगरिदम तालिकाओं का आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। किस अंग की खराबी से पीलिया हो जाता है? तो लीवर जब खराब हो जाएगा तो उससे क्या होता है? पीलिया होता है ना। चलिए आगे है एनडीए किस स्थान पर है? तो ये खड़गवासला पुणे में महाराष्ट्र में स्थित है आपका एनडीए। ठीक है। आगे है कि कितने साल के अंतराल के बाद ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं? ठीक है। तो प्रत्येक 4 साल पर आपका ओलंपिक खेल होता है। अभी वर्तमान में कहाँ हुआ था ओलंपिक, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके, है ना। ओलंपिक खेल कितने साल पर होते हैं? तो 4 साल पे होते हैं। फ्यूज तार का गलनांक उच्च या निम्न होता है? तो फ्यूज जो तार होता है आपके घर में जो लगा हुआ रहता है, उसका जो गलनांक है दोस्तों, ये क्या होता है? तो कम होता है। ठीक है। आगे है भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? तो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो गुरुद्वारा है, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये यूएसए न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको पेरिस्कोप कहते हैं, है ना। वह उपकरण जो पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो पेरिस्कोप कहते हैं। ठीक है। G15 किसका आर्थिक समूह है? तो G15 जो है ये तीसरा विश्व राष्ट्र का आपका आर्थिक समूह है। ठीक है। चलिए अगले है कि बच्चों में पिट्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक स्राव होता है, तो वृद्धि हुई ऊंचाई, है ना। वृद्धि ऊंचाई इससे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। व्यक्तिगत रूप से 2 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो वो थे डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग। ठीक है। कौन थे? डॉक्टर लिनस कार्ल पॉलिंग। अगला जो सवाल हम देखने वाले हैं वो भारत के ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल से संबंधित हम देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के जितने भी ऐतिहासिक स्थल और दर्शनीय स्थल है इसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। जैसे कि निशांत बाग आपका कहाँ है? तो ये श्रीनगर में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है सर? तो मदुरई में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। हवा महल कहाँ है? तो उदयपुर में है ना। ध्यान रखिएगा, एक बार 2 बार इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपका दिमाग झनझना जाएगा और एकदम सारे दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। हवा महल कहाँ हो गया? उदयपुर। जंतर मंतर दिल्ली में, है ना, जंतर मंतर दिल्ली में। शाहजहाँ का मकबरा सासाराम में। शाहजहाँ का मकबरा सासाराम बिहार में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी के समीप है ना। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के समीप है। नटराज मंदिर कहाँ है? तो चेन्नई में है ना। जामा मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है ना। अगर ये सभी जगह अगर आप घूमे हैं तो आपको तो ऐसे ही याद होगा, है ना। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये पुरी में है। परी नहीं, पुरी होगा आपका, है ना। कहाँ? पुरी में। गोल घर कहाँ है? तो पटना में है ना। विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में है। गोल गुंबद कहाँ है? तो बीजापुर में है। गोल गुंबद कहाँ है? तो गोल गुंबद हो जाएगा आपका बीजापुर, और गोलकोंडा हो जाएगा आपका हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया आपका बम्बई में है, और इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में है ना। जल मंदिर कहाँ है? तो पावापुरी में है। जल मंदिर पावापुरी में है। बेलूर मठ कहाँ है? तो कोलकाता में है। और टावर ऑफ लाइसेंस कहाँ है? तो मुंबई में है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? तो मुंबई में। मालाबार हिल्स कहाँ है? तो मुंबई में। मालाबार हिल्स कहाँ है? तो मुंबई में। और गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेलगोला कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा आगरा में। जोग प्रपात, है ना, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है, जोग गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, मसूरी में है, कर्नाटक में है ना, शरावती नदी पर है। शांति निकेतन कहाँ है? तो ये कोलकाता में है आपका। ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर थे सभी आपको बता दिए गए। अभी और भी है सर, अभी और भी है। जैसे कि रणथंभौर का किला कहाँ है? तो सवाई माधोपुर में। आगा खां पैलेस कहाँ है? तो पुणे में है
महाकाल का मंदिर कहाँ है? उज्जैन में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो मुंबई में है। ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। इंडिया गेट कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। ठीक है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। सांची का स्तूप कहाँ है? तो भोपाल में है। अमरनाथ गुफा हो गया कश्मीर। सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा जिसको कहते हैं ये कोणार्क उड़ीसा में हो गया। और बृहदेश्वर मंदिर हो गया तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर हो गया माउंट आबू, ये राजस्थान में है ना। आगे है आमेर दुर्ग कहाँ है? तो ये आपका जयपुर में है। इमाम बाड़ा कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये मसूरी में है। और चिल्का झील कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील। अजंता की गुफाएं कहाँ है? तो ये आपका औरंगाबाद में है। ठीक है। तो चलिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान रखना, ये बार बार एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी, यहाँ पर क्वेश्चन है ना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो पहला सवाल है कि अरेबिका एक प्रकार का क्या है? बताइए, अरेबिका जो है ये क्या है? तो अरेबिका जो है ये एक फूल है। अरेबिका क्या है? एक फूल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल, है ना, जूट सबसे अधिक उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट। भारत में सर्वाधिक पटसन का उत्पादन, यानी कि पटसन यानी कि नाल्टा जूट जो है ये भी पश्चिम बंगाल में ही होता है ना। पटसन भी और आपका जूट भी कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो आलू का नाम है कुफरी, है ना। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? तो कर्नाटक अग्रणी है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी की किस्म कौन सी है? तो अरेबिका है ना। कौन सी किस्म है? अरेबिका। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के लिए। कुल्लू घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? सेब के लिए। कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो सबसे अधिक आर्द्र जो है वो माशिनराम है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये कानपुर में है। भारतीय दलहन कहाँ है? कानपुर में है। और मेघना, है ना, मेघना जो है ये किन दो नदियों के सम्मिलित धारा है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना। और गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? तो पद्मा हो जाता है। और आपका ब्रह्मपुत्र का क्या हो जाता है? तो जमुना हो जाता है। ध्यान रखिएगा। और यही दोनों नदी मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। यानी कि मानसरोवर झील के पास से ही, वहीं पर है, मानसरोवर झील के बगल में ही है आपका, है ना। आगे है कि किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है आपका गन्ना, है ना। गन्ना को प्रति हेक्टेयर जल की अधिक आवश्यकता पड़ती है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांध को किस नाम से जानते हैं? तो इसको लेवीज या तटबंध कहा जाता है। ठीक है। नदी जो है अपने किनारे पर एक प्राकृतिक बांध बना देती है जिसको तटबंध कहा जाता है। आगे है कि भारत में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ है? तो सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र का जो प्रतिशत देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार दिया है। आप इसको चेंज कर लीजिएगा मिजोरम, है ना। ये क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ठीक है। प्रतिशत में मिजोरम और क्षेत्रफल में पूछे तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो 1 जून को सबसे पहले आता है मानसून, और ना, और सितंबर तक आपका ये चलता है। उसके बाद फिर लौटने लगता है। देश में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो सड़कों घनत्व की बात करें तो इसको भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। सड़कों का घनत्व जो सबसे अधिक है ये केरल, हमें लग रहा है कि यहाँ पर गलत दे दिया है। इसको मैं अपडेट करके आप लोग को बता दूंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। हमें लग रहा है कि केरल नहीं होना चाहिए, या तो गोवा होगा, नहीं तो महाराष्ट्र हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। बिल्कुल सही है ना। और सत्राजिक खनिज किसको कहते हैं? तो परमाणु शक्ति से संबंधित खनिज को। ठीक है। आगे है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग जो है वो है हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा। भारत तथा एशिया के एकमात्र अधोभौमिक संचय जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। चलते हैं इंपॉर्टेंट कुछ जीएस नोट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो एम्पियर से मापा जाता है विद्युत धारा को। आगे है कि डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। याद रखिएगा किसके द्वारा, है ना। डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। मोमबत्ती जो है दोस्तों ये रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है जो प्रकाश
प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई होती है, और दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या है, तो वो है आपका पारसेक। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे है कि साधारण नमक, है ना, जो आप नमक खाते हैं यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl खाने एवं अचार के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। आधुनिक वर्गीकी यानी कि के पिता कौन है, तो लिनियस है। आधुनिक वर्गीकी के पिता कौन है, तो लिनियस हैं। एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीका का खोज किए थे। कौन, एडवर्ड जेनर। आम का वास्तविक नाम क्या है, तो मेनिजिफेरा इंडिका इसका वास्तविक नाम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। त्वचा का कैंसर जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। कैसे होता है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। आगे है कि रेबीज के टीके की खोज कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था ना। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे रेबीज के टीके का खोज। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन गैस भरी जाती है, जो आपके घर में विद्युत बल्ब है ना। आगे है नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली इस गैस कहते हैं N2O, है ना। N2O नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो प्रिस्टले ने इसका खोज किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है, इसका निर्माण किया था रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने, है ना। सर्वप्रथम जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी है, इसका निर्माण किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ 499 पे करके जुड़ सकते हैं। हमारे यहाँ DLED, मैथ, साइंस, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी सिलेबस के अनुसार आपकी पूरी तैयारी हो रही है, मात्र 499 के चार्ज में। इसके अलावा कोई भी चार्ज आपका मंथली चार्ज नहीं है, बस एक बार पे करना है, उसके बाद आपकी पूरी तैयारी होती रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की आपको PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, है ना। ये नंबर है जिस पर आपको पे करके स्क्रीनशॉट आपको भेजना होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, 7857824310, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। चलते हैं दोस्तों, अब चलते हैं इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो 1922 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग जो है वो 2500 BC है, यानी कि ईसवी पूर्व है ना, बिफोर क्राइस्ट है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले का है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, 2500 वर्ष। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु, राजस्थान और गुजरात तक आपकी ये फैली हुई है। हड़प्पा के लोग किसके व्यापार करते थे, तो ये सुमेर, किससे व्यापार करते थे, तो सुमेर से व्यापार करते थे। आगे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के बारे में निम्न में से किसकी पूजा करने के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता को जो लोग थे वो वृक्ष की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है। वहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है जिससे हमको पता चला है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। टोटल वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है ना। आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे दोस्तों, तो ये मध्य एशिया से आए थे। आर्य भारत में कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे। और प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है, तो मनु को कानून निर्माता माना जाता है। प्रसिद्ध कानून निर्माता मनु को माना जाता है। आर्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, तो आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, है ना, ये कथन सही नहीं है। आगे है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरे भाइयों, तो लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। आगे है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो कब हुआ था, तो 563 BC में हुआ था, यानी कि ईसवी पूर्व में हुआ था, है ना। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसवी पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध का देहावसान कहाँ हुआ था, मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, और ये कुशीनगर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। आगे है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 6 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने तपस्या करना शुरू किया था और 35 साल में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, है ना। बोध गया में हुई थी आपको, फल्गु नदी के जो तट है वहां पर, है ना, बोधि वृक्ष के नीचे। आगे है कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश दिया था दोस्तों ये सारनाथ में ही दिया था। और सारनाथ कहाँ है, तो ये वाराणसी के बगल में उत्तर प्रदेश में है आपका। अगला है कि जातक कथाएं हमें किनके जीवन से विषय से संबंधित है, तो बोधिसत्वों से संबंधित है आपको जातक की कथाएं।
यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। महावीर कब और कहाँ पैदा हुए? तो महावीर जो थे ये 6ठी शताब्दी बीसी के में मगध में पैदा हुए थे। महावीर किस वंश और जाति से संबंधित थे? अब दोस्तों तो लिच्छवी जाति से संबंधित थे भगवान महावीर। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, है ना, और इन्हीं को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, महावीर जी को ही। आगे है कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर के विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कई ऋषियों के बाद आए। वे कितने थे? तो 23 के बाद ये 24वें नंबर पे आपके आए थे, है ना। सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 से 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर सामान्य ज्ञान हम देख लेते हैं, जैसे कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन होता है ना। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक हमारा उत्तर प्रदेश है। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ये भी हमारा उत्तर प्रदेश, पड़ोसी राज्य, है ना। मूंगफली अगर की बात करें तो गुजरात है सबसे आगे। चाय की अगर बात करें तो असम सबसे आगे, है ना। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम में होता है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो बांस बम्बो यानी कि असम में होता है। जूट होता है पश्चिम बंगाल में। तंबाकू होता है आंध्र प्रदेश में, है ना। तंबाकू सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। भारत में केले सबसे अधिक होती है कहाँ? तो तमिलनाडु में, है ना। केला होता है तमिलनाडु में। केसर कहाँ होता है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। केसर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर। प्याज अगर पूछे तो महाराष्ट्र, है ना। मराठी प्याज आप सुने होंगे, है ना, जो एकदम लाल लाल होता है, वो महाराष्ट्र से आता है आपका, है ना। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, तो काली मिर्च जो होता है वो केरल में सबसे ज़्यादा होता है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। देखिए कपास अभी गुजरात में हो रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले ये महाराष्ट्र में था, अभी गुजरात में सबसे ज़्यादा है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कर्नाटक है। कॉफ़ी कर्नाटक, कपास गुजरात, काली मिर्च केरल, है ना। याद रखना है, एकदम रट्टा मार लेना है ताकि आपको भूले नहीं। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, फास्ट करके स्लो करके। ऐसे भी मैं इतना फास्ट हूँ कि आपको फास्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, तो अगला सवाल है कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए प्रश्नोत्तर। जी हाँ, ये सवाल बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, मारिएगा तो जा करके लगेगा एकदम नाभि में। प्रश्न है कि भारत का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? तो मुंबई को। भारत का सिंह किसको कहते हैं? तो कोलकाता को कहते हैं। सिंह द्वार किसको कहते हैं? कोलकाता को। और प्रवेश द्वार मुंबई को। भारत का बगीचा किसको कहते हैं? तो बंगलोर को। भारत का बगीचा बंगलोर, ब से बगीचा, बा से बंगलोर। भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, है ना। मैनचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? बताइएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपको कोयम्बटूर को कहा जाता है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर किसको कहते हैं? तो श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं ना। श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। भारत का हृदय स्थल कौन है? तो मध्य प्रदेश। हमारा हृदय कहाँ है? तो बीच में है। तो मध्य प्रदेश भी कहाँ है? तो बीच में है, इसीलिए उसको हृदय स्थल कहते हैं। भारत का पेरिस किसको कहते हैं सर? तो भारत का पेरिस जो है आपका वो जयपुर है ना। भारत का पेरिस कौन सा है? तो जयपुर है। भारत का चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश। चीनी का कटोरा, क्योंकि यहाँ पर आपको गन्ना सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। मंदिरों की पुण्य भूमि किसको कहा जाता है? तो तमिलनाडु में बहुत मंदिर है, हजारों मंदिर है ना। कभी तमिलनाडु जाइए, घूमिए, मजा आएगा। तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसको कहते हैं? तो त्योहारों का नगर कहते हैं आपको मदुरै को। किसको कहते हैं? मदुरै को। धान की डलिया आपको छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त सेब नाशपाती खूब होता है वहां पर, है ना, तो इसलिए फलों की डलिया कहते हैं। संतरों की राजधानी के लिए जाना जाता है नागपुर, है ना। तो संतरा अगर खाना है तो चले जाइए नागपुर, महाराष्ट्र में आपको। अगला आपका जो है वो कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत, है ना। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना का शुरुआत किया गया। ये महत्वपूर्ण जो योजना है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत हुआ? तो 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुआ? तो 28 अगस्त 2014। स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर, गांधी जी के जयंती पर याद रखना है, 2 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 जनवरी 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया
1 जुलाई 2015। तो ये सभी चीज़ आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, है ना, थोड़ा सा आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया, जी हाँ, बताइए स्टैंड अप इंडिया कब शुरू की गई? तो 5 अप्रैल 2016। स्टैंड अप इंडिया सर 5 अप्रैल 2016 को, 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। तो ये भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे जो योजनाएं शुरू किए गए हैं, जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, वो आपको यहाँ पर बताए हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना है मेरे भाई साहब, है ना, शेयर आपको जरूर से जरूर करते चलना है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बड़ा और लंबा और ऊंचा, यहाँ से भी आपको बार बार जो रिपीट होने वाला सवाल है उसको हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। भारत में जो सबसे बड़ा है, भारत में जो सबसे लंबा है और भारत में जो सबसे ऊंचा है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। शर्म क्यों कर रहे हैं, शर्माना किस बात का है, कर दीजिए सर, एक लाइक कर देना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि 9 बजे से डेली आपको लाइव नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो लोग कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप कमेंट कर पाइएगा। तो जो भी आपको कमेंट करना है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आप नहीं कर सकते हैं। तो पहला सवाल है कि सबसे लंबा सड़क पुल तो कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु पटना। सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर बिहार वाला। सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो कुतुब मीनार दिल्ली है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा बांध जो पंजाब में सतलज नदी पर है। सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है भारत में, तो वो थार का रेगिस्तान राजस्थान में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, ये आपका एलोरा महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो जामा मस्जिद आपका दिल्ली में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन आपका कोलकाता में है। सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गॉडविन ऑस्टिन K2 है, 8,811 मीटर, है ना। अगला है सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर सुरंग आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा डेल्टा। तो सबसे बड़ा जो डेल्टा है ये सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र से इसका निर्माण होता है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है क्षेत्रफल में, है ना। अब ये है कि सबसे बड़ा कॉरिडोर जो है वो रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। सबसे ऊंचा झरना और जलप्रपात जो है जो गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर है ना। नेक्स्ट है कि सबसे लंबी जो सड़क है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला है कि सबसे ऊंचा दरवाजा जो है वो है बुलंद दरवाजा, है ना, जो फतेहपुर सीकरी में है, जिसको अकबर ने बनाया था। सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी गंगा नदी है ना, 2500 यहाँ पर किलोमीटर लगभग लंबाई है। सबसे बड़ा अजायब घर जो है वो चेन्नई अजायब घर है। सबसे बड़ा गुंबज जो गोल गुंबज जगदीशपुर में है, बीजापुर में है। अगला है कि सबसे ऊंची मूर्ति जो है आपका गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है। सबसे वर्षा वाला स्थान जो है आपका मासिनराम मेघालय में है, 1150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। आगे है कि सबसे लंबा लिवरपूल जो हावड़ा ब्रिज है कहाँ है? तो कोलकाता में है ना। सबसे लंबी नहर जो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में सतलज नदी पर बनाया गया है। आगे है कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म जो उत्तर प्रदेश में है ना। नेक्स्ट है आपका कि सबसे विशाल स्टेडियम जो है युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है ना, सबसे विशाल स्टेडियम। और देखिए अभी तो स्टेडियम ऐसे एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन गया है ना। आगे है कि सर्वाधिक आबादी वाला शहर आपका दिल्ली है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। और ये देखिए सबसे लंबा जो रेल मार्ग है। चलिए आगे है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा जो गिरजाघर है वो सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है पीतमपुर नई दिल्ली में है आपका। सबसे लंबा समुद्र तट है वो मेरीना बीच आपका चेन्नई में है। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच कहाँ है? चेन्नई में है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली जो नदी है वो कोसी नदी, बिहार का शोक जिसको कहा जाता है। सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो है माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? तो असम नदी पर है।
है ना, असम में है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर है माजुली, सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा नदी द्वीप अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा उमानंद, है ना, उमानंद, ये भी है आपको असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो है बिरला प्लेनेटेरियम, ये कोलकाता में है। सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल में हो जाएगा हमारा राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या में कहें तो उत्तर प्रदेश, और घनत्व में कहें तो बिहार। आगे है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, क्योंकि वो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है वो आपका लेह में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे ऊंचा, लंबा और बड़ा वाला भारत का। आगे है सामान्य ज्ञान, हम लेकर के आए हैं कुछ और महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है वान झील। अब यहाँ पर विश्व से संबंधित भी सवाल आ गया है ना, अभी देख रहे थे भारत से। अब है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता यानी कि खारापन जो है वो किस झील में है? तो वान झील जो कहाँ है? तुर्की में है। नंदलाल बोस किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो चित्रकला में। नंदलाल बोस किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रकला। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी तो वो हो जाएगी गंगा नदी, है ना। आगे है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान किया था? तो मुगल बादशाह ने नवाब का जो पद दिया था वो लॉर्ड क्लाइव को दिया गया था। बौद्ध धर्म में स्तूप जो होता है दोस्तों वो किसका प्रतीक होता है? तो महापरिनिर्वाण, जब मृत्यु हो जाते है तो उस पर स्तूप बना दिया जाता है, इस प्रकार से आपका। ठीक है, आगे है कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य है। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य। नेक्स्ट है आपका कोलेरू झील। तो कोलेरू झील है आपका आंध्र प्रदेश में, है ना। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 7 दिए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा कह रहा है। वर्तमान में अगर पूछता तो टोटल 6 मौलिक अधिकार है। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारा 7 मौलिक अधिकार था। एक मौलिक अधिकार जो आपका है संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया और उसको रख दिया कानूनी अधिकार के तौर पर अनुच्छेद 300 के क में। तो ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। आगे है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया है? तो ये पारसियों से लिया है ना। नवरोज उत्सव जो था ये मुगल बादशाह मनाते थे और ये पारसियों से लिए थे। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी दोस्तों? तो ख्याति केसरी ने डाली थी लिंगराज मंदिर की नींव। आगे है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो परमाणु शक्ति जो सिद्धांत है विखंडन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? विखंडन पर कार्य करता है ना, नाभिकीय विखंडन। अगला है फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर है? तो वो गेरुड बंदरगाह तट पर है फ्रांस की बोर्डो बंदरगाह। फतेहपुर सिकरी राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है ना, फतेहपुर सिकरी, है ना। बुलंद दरवाजा यही है आपका। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाजा, जिसको अकबर ने बनाया था गुजरात विजय पर। अगला है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ है? तो भोपाल में है। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। और इंडिया हाउस कहाँ है बताइएगा, है ना। भारत भवन जो है वो भोपाल में है, जबकि इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस जो है दोस्तों ये आपका लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है इंडिया हाउस, है ना, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला है कि प्रसिद्ध जग मंदिर झील कहाँ है? प्रसिद्ध जग मंदिर झील जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव, है ना। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक शिवाजी कोंडदेव थे। प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप दोस्तों ये है जावा में। कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जावा में है। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ है? धनबाद झारखंड में है ना। खनन धनबाद झारखंड में है। यहाँ पर कोयला के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां जो है गंगा ब्रह्मपुत्र। मतलब क्या हुआ, यहाँ इस नदी में सबसे अधिक नौका को गम्य किया जाता है, मतलब आयात निर्यात के लिए। ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1924 में अलग किया गया था रेलवे बजट को। पहले जो था ना बजट जो था वो रेलवे बजट जो था वो सामान्य बजट में ही था, लेकिन उसको बाद में अलग कर दिया गया था। संविधान के अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद हम यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। तो चलिए अब अनुच्छेद से संबंधित देख लेते हैं। पॉलिटी को भी हम गर्दा छोड़ा देते हैं पढ़ करके, है कि नहीं। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रश्न है पहला कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। ठीक है, जब संविधान सब हमारा बना था तो उस समय अंतिम रूप से जब पारित हुआ था तो टोटल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में आपका ये, अब वर्तमान में तो लगभग 500 अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूची है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद अनुसूची है। वर्तमान की अगर बात करें तो देखिए वर्तमान में मूल रूप से अगर अनुच्छेद तो 395, इसी में अगर ए बी सी डी कर दिया गया ना, इसीलिए यहाँ पर लगभग 500 पहुँच गया है ना। मूल अनुच्छेद जो है वो 395 ही हैं, लेकिन उसमें ए बी सी डी जो कर करके इसको लगभग 500 पहुँचा दिया है। वर्तमान में 12 अनुसूची है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, अगर ऑप्शन में लगभग देखिए ऑप्शन में आपका बी भी यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि 448 दिया है। ऐसे वर्तमान में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है, तो 448 धारा है। वर्तमान में कितने धाराएं हैं, तो 448 धारा है और अनुच्छेद दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगला है कि संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ये अनुच्छेद 1 में बाबू ये कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है ना। भारत में भी टोटल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कि भारत के अनुच्छेद 1, भारत के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता जो है दोस्तों ये 5 से 11 में वर्णन किया गया है, किसका, तो नागरिकता में है। और भाग कितने में है, तो भाग आपका ये 2 में वर्णन किया गया है ना। भाग कितने में है, तो भाग 2 में है नागरिकता आपका 5 से 11 में। अगला सवाल है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार करता है। तो मूल अधिकार जो प्रदान किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ये भाग कितने में है, तो भाग अगर पूछ लिया जाए तो ये भाग 3 में है। ठीक है, टोटल कितने भाग हैं दोस्तों, तो टोटल 22 भाग है, जिसमें तीसरा भाग में क्या है, तो मौलिक अधिकार है। जो कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर की, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 16। जैसे ही आरक्षण की बात अगर करें, है ना, आरक्षण की बात करें, आपको अनुच्छेद 16 को आंख बंद करके टिक कर देना है। अगला सवाल है आपका 9 नंबर है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा वो अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब होता है आपका छुआछूत, है ना। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, है ना। तो छुआछूत को जो है समाप्त कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, उखाड़ कर फेंक दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। 17 में क्या है कि छुआछूत नहीं करना है, अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करती है। तो अगर राष्ट्रपति बन गए हैं, दोबारा से फिर से वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते हैं, पुनः निर्वाचित उनका हो सकता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो 57 के तहत। राष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में क्या है, तो राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, वो पद है ना, कितने में है, 52 में है, ध्यान रखना है। 57 में क्या है, तो पुनः निर्वाचित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम चलते हैं जीके ट्रिक की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जीके ट्रिक। देखिए इसमें जीके ट्रिक है, कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है, बताइए किस देश की मुद्रा जो है वो डॉलर है ना। तो डॉलर से यहाँ पर ट्रिक में क्या है, ट्रिक ये है कि सीता जी वन से कहाँ आए, सीता जी जो हैं वन से कहाँ आए। तो अब देखिए किस किस देश में डॉलर है भाई साहब, सी से सीता, सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, है ना, जी से हो गया आपका जिम्बाब्वे, और व से बरमूडा हो गया, न से न्यूजीलैंड हो गया, से सेंट लुइस हो गया, क से कनाडा हो गया, ह से हांगकांग हो गया, से ऑस्ट्रेलिया हो गया, ए से अमेरिका हो गया। तो ये हो गया आपका
क्या डॉलर कहाँ कहाँ चलता है ना। तो ये याद रखिएगा, सीताजी वन से कहाँ आए, कौन कौन से देश में डॉलर है, ये आपको आ गया। अगला है कि रुपया कहाँ कहाँ की मुद्रा है। अब रुपये वाले ध्यान रखिएगा, भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। ये ट्रिक है कि भारत से मामा श्री ने पाई रुपया। भारत तो भारत है ही, से सेशल्स हो जाएगा, और माँ से हो जाएगा आपका मालदीव, और एक और माँ से है हो जाएगा मॉरिशस, और श्री से हो जाएगा आपका श्रीलंका, और ने से हो जाएगा आपका नेपाल, और पा से हो जाएगा पाकिस्तान, और ई से हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, से हो गया आपका सेशल्स। चलिए, भारत से हो गया आपका भारत। अगला जो ट्रिक है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश है। अब देखिए, क्षेत्रफल वाला भी आपको याद रखेगा, कम से कम 7 देश आपको याद रखना है क्षेत्रफल में बड़ा बड़ा। तो सबसे जो ट्रिक है ये इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक आप याद रखिएगा, रुक चीन अब आ भारत। क्या है ट्रिक? रुक चीन अब आ भारत। अब रू से क्या हो गया? रूस हो गया, और क से क्या हो गया? कनाडा हो गया, और चीन से हो गया आपका चीन, और अ से हो गया अमेरिका, और ब से हो गया ब्राज़ील, और आ से हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और भारत से हो गया भारत। ठीक है, तो रुक चीन अब आ भारत। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो ये ट्रिक याद कर लीजिए, रुक चीन अब आ भारत। क्षेत्रफल में ये आपको 7 देश आपको याद रखना है। अगर 8वां याद रखे तो 8वां आपका अर्जेंटीना है। अगला ट्रिक है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी वाला देखिए, आप याद रखिएगा, है ना। ऐसे तो मैं ज्योग्राफी में काफ़ी इसको आपको फिगर के माध्यम से बताया ही हूँ और आगे भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर हम ट्रिक कुछ लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोगों का मांग रहता है, सर कुछ ट्रिक बता दीजिए। तो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरेगी? इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर है आपका अरब सागर, और नीचे है आपका हिंद महासागर। तो इसमें कौन कौन सी नदी जा कर के गिरेगी, ये आपको कैसे याद रखना है? तो ब्रह्मा की गोद में गंगा, है ना। क्या है ट्रिक? ब्रह्मा की गोद में गंगा, और ब्रह्मा मतलब क्या हो गया? ब्रह्मपुत्र नदी, और की मतलब क्या हो गया? कृष्णा कावेरी, और गोद मतलब हो गया गोदावरी, और मेघ मतलब हो गया महानदी, और गंगा मतलब हो गया गंगा। तो ये हो गया गंगा की गोद में, ब्रह्मा की गोद में गंगा। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां गिर रही है कहाँ? तो बंगाल की खाड़ी में। अगला जो सवाल है वो प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियां। अब प्रशांत महासागर जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां गिरती है? तो याद रखिएगा, है ना, HACY, है ना, HACY। एच से हो गया हांगकांग, ए से हो गया अम्बूर, सी से हो गया सिक्यांग, और वाई से हो गया यांगसी कयांग। तो ये जो नदी है ये कहाँ गिर रही है? आपको प्रशांत महासागर में गिरती है। अगला है अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो फिक्स है कि आपको पूछेगा ही, इनमें से कौन से अदिश है, इनमें से कौन से सदिश है। तो यहाँ से एक सवाल फिक्स है कि आपको आ जाएगा, एक या 2 सवाल। ठीक है, अब देखिए अदिश राशि को कैसे याद रखेंगे? तो उसका दाल MSc से आता है ना। अदिश मतलब उसका दाल क्या आ रहा है? MSc से आता है। ये आपका क्या है? तो ये आपका है ट्रिक। ये ट्रिक अगर याद रखते हैं कि उसका जो दाल है वो कहाँ से आता है? MSc से आता है। ऊ मने क्या हो गया? ऊर्जा, और स मने हो गया समय, और का मने हो गया कार्य, और दा मने दाब, और ल से लंबाई, एम से मास, एस से स्पीड, सी से करंट। ठीक है, आ से आयतन, और ता से ताप। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रिक कि उसका जो दाल है वो कहाँ से आता है? तो MSc से आता है, MSc से आता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया आपका अदिश राशि। अब है देखिए सदिश राशि का ट्रिक भी याद रखिए, असंभवी वत्व। तो असम अ से हो गया आवेग, सम से हो गया संवेग, भा से हो गया भार, और वी से हो गया विस्थापन, और वे से हो गया वेग, और ब से हो गया बल्ब, और त्व से हो गया त्वरण, है ना। असंभवी वत्व। तो ये हो गया आपका सदिश राशि, है ना। अगर ये इतना याद है तो आपको ये सदिश राशि में गड़बड़ नहीं होने वाला है, क्योंकि बार बार यहाँ से छांटने के लिए दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, कौन सी राशि सदिश राशि है। तो ये एक सवाल तो फिक्स है कि आपको यहाँ से पूछेगा। अगला ट्रिक है आपका ओपेक। तो ओपेक के संस्थापक देश कौन कौन से है ये आपको पूछा गया है। तो याद रखिएगा विस्की, है ना, विस्की। ठीक है, ये 4 बोतल वोडका वाला नहीं, ये विस्की दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये ट्रिक वाला है ना, ये विस्की और वोडका नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक है विस्की। तो विस्की जो है ये ट्रिक है ओपेक के संस्थापक। तो भी से हो गया वेनेजुएला, आई से हो गया ईरान, और एस से हो गया आपका सऊदी अरब, और के से हो गया आपका कुवैत, और आई से हो गया आपका इराक, है ना।
तो ये हो गया आपका विश्व की ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है ओपेक का मुख्यालय, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य। तो संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको फ्रेस को याद रखना है ना। ट्रिक है फ्रेस, FRACE, फ्रेस। तो फ्रेस अगर याद है तो एफ से हो गया फ्रांस, आर से हो गया रसिया, ए से अमेरिका, सी से चाइना, ई से इंग्लैंड। ठीक है, तो ये अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस भी आप याद रख सकते हैं। नहीं याद है तो ये ट्रिक याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र के 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य है ना, वर्तमान में 193 है। सबसे लास्ट में दक्षिणी सूडान इसमें शामिल हुआ था। प्रश्न है कि राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य याद करने के कुछ ट्रिक यहाँ पर दिए गए हैं ना। राज्य के प्रमुख बहुत सारे यहाँ पर लोक नृत्य होता है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कथकली। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है? तो करेले की कथा यानी कि केरल, ये है आपका कथकली। करेले की कथा यानी कि केरल कथकली का हो गया। पंजे में भांग डालो यानी कि भांगड़ा। पंजे में भांग डालो यानी कि भांगड़ा कहाँ का है? तो पंजाब का है। राजा तुम घूमो यानी कि घूमर है ना, राजा तुम घूमो यानी कि घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। असम की बहू यानी कि बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। अरुण का मुखौटा। मुखौटा कहाँ का है? मुखौटा तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। गुजर गई गरीबी। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है ना। मोदी जी आए तो गरबा क्या हो गया? गुजरात से गरीबी गुजर गई है ना, तो ये गरबा हो गया कहाँ से? गुजरात से। झाड़ू में छाऊ है ना, तो छाऊ कहाँ का है? तो झारखंड का है ना। झाड़ू में छाऊ यानी कि कहाँ का है? छाऊ तो ये हो गया झारखंड का। यूके में गड्ढा। यूके में गड्ढा यानी कि उत्तराखंड है ना। गढ़वाली है ना, यूके में गड्ढा यानी कि गढ़वाली। गढ़वाली कहाँ का है? उत्तराखंड का है। हिम्मत की धमाल यानी कि धमाल कहाँ का है? हिमाचल का है ना। गोवा की मंडी यानी कि मंडी जो है ये गोवा का है। बंगले की काठी यानी कि काठी कहाँ का है दोस्तों? पश्चिम बंगाल का है। और मेघ लाओ कहाँ का? लावनी। लाओ माने लावनी है ना। मेघ लाओ मतलब लावनी। लावनी कहाँ का है? मेघालय का है। और नाग की चोंच है ना, चोंग कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है ना। आगे है कि उड़ी उड़ी बबा है ना, तो ये आपको उड़ीसा का है। ठीक है, आगे है कि कान में करो यक्षगान। तो यक्षगान आपका कर्नाटक का है ना। कुछ ट्रिक है ना, बढ़िया से कहीं कहीं कोई बैठ जा गया, लेकिन कुछ लग रहा है कि उससे बढ़िया अगर याद कर लिए है तो वही ठीक है ना। ट्रिक के चक्कर में आपको और भी भूल सकते हैं, इसीलिए ट्रिक ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसलिए ट्रिक को हम ले आए हैं है ना। ऐसे ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सही है ना। चलिए आगे है कि जमूरा यानी कि जम्मू कश्मीर रऊफ है। ठीक है, तुम मिले भरत यानी कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है ना। उत्तर की रास यानी कि रास लीला कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और रऊफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है ना। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य हैं है ना। यहाँ पर ट्रिक है कि संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य हैं? तो राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है। देखिए कितना मस्त ट्रिक है, राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार है। तो इतने व्यक्ति जो है वो संविधान सभा के सदस्य थे आपका। राधा मने राधा कृष्णन, के मने के एम मुंशी, श्याम मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आ मने अम्बेडकर, ज मने जवाहरलाल नेहरू, गोकुल मने गोकुल बल्लभ पंत, और के मने के टी शाह, और सरदार मने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो राधा के श्याम आज गोकुल के सरदार हैं, ये हो जाएंगे संविधान सभा के प्रमुख सदस्य। ये 8 सदस्य थे, इसमें आपको याद रखना है। आगे है कि संयुक्त राष्ट्र के जो 5 सदस्य हैं ये तो अभी आपको बता दिया गया था, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है उसको भी ट्रिक में यहाँ पर ले आए हैं। शाहरुख का फेस है ना, शाहरुख का फेस। तो एस से हो गया स्पेनिश और आर से हो गया रसियन है ना। सा और र, ये एस से हो गया आपका शाह है ना, स्पेनिश हो गया, और आर से हो गया रसियन, और एफ से हो गया आपका फ्रेंच, ए से हो गया अरबी, और सी से हो गया चीनी, और इंग्लिश। ये है आपका संयुक्त राष्ट्र की भाषा दोस्तों। अगला है कि राज्यों का गठन है ना, कौन से राज्य का कब गठन हुआ है, ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश 1953 में हुआ था, महाराष्ट्र 1960 में हुआ था, गुजरात भी 60 में हुआ था, नागालैंड 63 में हुआ, हरियाणा 66 में हुआ, हिमाचल प्रदेश 71 में हुआ, मेघालय 72 में हुआ, मणिपुर 72 में हुआ, त्रिपुरा भी 72 में, सिक्किम 75 में,
और गोवा 87 में, हिमाचल प्रदेश 87 में, मिजोरम 87 में। इसमें देखिए पूछेगा कौन, तो पूछेगा गोवा, बहुत बार पूछा गया है। सिक्किम बहुत बार पूछा गया है आपको। नागालैंड बहुत बार पूछा गया है। महाराष्ट्र पूछा गया है। गुजरात पूछा गया है और आंध्र प्रदेश पूछा गया है। बस इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि जी के ट्रिक टू रिमेंबर इंडियन स्टेट थ्रो हिच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, यानी कि जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में आपको ट्रिक दिया गया है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्य से गुजरती है। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, है ना। तो ये 8 राज्य आपको यहाँ पर दे दिया है। नहीं पता है तो मैं आपको फिगर से थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रिक को मैं यहाँ पर गोली मारता हूँ और फिगर से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जो आपका कर्क रेखा है, तो ये है आपकी भारत और ये है आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा का जो वैल्यू होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और ये 8 राज्य से गुजरते हैं। सबसे पहला गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, है ना। छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, तो टोटल हो गए आपके 8 राज्य, है ना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। टोटल 8 राज्य आप इसको याद रखना है। आगे है दोस्तों ट्रिक टू रिमेंबर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है ना, अगर पूरे इंडिया की बात करें जिसमें राज्य और केंद्र शासित अगर दोनों को शामिल कर लेते हैं, अगर सिर्फ राज्य दिया हुआ है ना, अगर सिर्फ राज्य दिया हुआ है तब तो बिहार आगे होगा, है ना। अगर सिर्फ राज्य अगर पूछा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है घनत्व। लेकिन अगर पूरे अगर इंडिया को मिला लिया जाए, उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लिया जाए, तो उसमें दिल्ली सबसे नंबर 1 पे आ जाता है। दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे है कि प्रमुख जो कुंभ का जो मेला लगता है ना, कुंभ का जो मेला लगता है प्रहरी नाऊ, ये है आपका ट्रिक प्रहरी नाऊ। तो कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो से हो गया प्रयाग में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है। ये 4 शहर में लगता है, याद रखिएगा। कुंभ मेला प्रत्येक 12 साल पर लगता है आपका, है ना। प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अगला जो है दोस्तों वो कुछ अनुवांशिक रोग हैं, है ना। जो अनुवांशिक रोग हैं ये बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया और क्लीनेफेल्टर हो गया, पटाउ सिंड्रोम हो गया और आपका डाउन्स सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया, है ना। ये आपको क्या है, तो ये आपको है अनुवांशिक रोग। इसका ट्रिक भी आपको दिया गया है। अगर ट्रिक आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इतने जो बीमारी है ये क्या है, तो अनुवांशिक रोग हैं। अगर आपको है तो आपके बच्चे को भी हो सकता है। आगे है कि थल सेना के क्रमबद्ध पद, है ना। थल सेना के जो क्रमबद्ध पद होते हैं कि किसके बाद किसका पद आएगा, उसके लिए भी आपको यहाँ पर ट्रिक आपको दिया गया है, ठीक है। अगर ट्रिक नहीं याद रखते हैं तो कोई बात नहीं है। सबसे जो शुरू होता है वो लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद कैप्टन होता है, फिर मेजर होता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, फिर कर्नल होता है ना, और फिर ब्रिगेडियर होता है, फिर आपका मेजर जनरल होता है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आपका जनरल होता है। तो एक सबसे जो टॉप पे होगा वो जनरल होगा, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल होगा, है ना। सबसे शुरुआत में जो होता है वो लेफ्टिनेंट होता है आपका, ठीक है। तो ये क्रम आपको दिया गया है ऊपर से नीचे की ओर, है ना, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये आप याद रखिएगा। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, तो ये ट्रिक है ना। जेल में बिगड़ी क्योंकि कल मेरा कैप्टन लेट था, तो ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको थल सेना के जितने भी क्रमबद्ध पद हैं वो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला जो है वो सिखों के कितने गुरु हुए, तो सिखों में टोटल 10 गुरु हुए, है ना। सिखों में टोटल कितने गुरु हुए, तो 10 गुरु हुए। उसका ट्रिक आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या ट्रिक है कि नानक अंग दान कर अमर हो, नानक अंग दान कर अमर हो राम के पास चले गए, लेकिन अर्जुन ने गोविंद की राय ली और किशन कितनी बहादुरी से गोविंद बन गए, है ना, खुद गोविंद बन गए। अब देखिए ये 10 जो यहाँ पर जो सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए उनके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर ट्रिक नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसे भी क्रम से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा गुरु नानक, जो पहले है पूछा जाता है बार बार एग्जाम में सजाने के लिए, है ना। गुरु अंगद दूसरे नंबर पे है, गुरु अमरदास तीसरे नंबर पे है, गुरु रामदास चौथे, अर्जुन देव 5वां, बहुत बार पूछा गया है अर्जुन देव के बारे। गुरु हरगोविंद छठे पे है, गुरु राय
गुरु हर राय जो 7वें हैं, और गुरु हरकिशन जो है 8वें हैं, गुरु तेग बहादुर 9वें हैं, और गुरु गोविंद सिंह आपके 10वें हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो पटना सिटी बिहार में हुआ था। ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला जो ट्रिक है वो भारत की स्थल सीमा और पड़ोसी देश से संबंधित है ना। भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश जो स्थित है, बचपन में एमबीए किया। आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं तो ठीक है, बचपन में एमबीए किया। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये वाला आपको याद रखिएगा, है ना। ब से हो गया बांग्लादेश, और च से हो गया चीन, और प से हो गया पाकिस्तान, और न से हो गया नेपाल। यानी कि बचपन हो गया, और में हो गया यानी कि एम से हो गया म्यांमार, और भूटान, फिर अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोस्तों बचपन में एमबीए किया, है ना। बचपन हो गया बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, और एमबीए हो गया म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, है ना। बचपन में एमबीए किया, और में किया, में जो है और किया है, ये क्या है? साइलेंट यहाँ पर है। ट्रिक बैठाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, चलिए। अरे भाई हम कहाँ चल गए? आगे चल गए क्या? हाँ, तो बचपन में एमबीए कर लिए। अब हम लोग आते हैं बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर के द्वारा यहाँ पर प्रमुख युद्ध लड़े गए हैं। पान खाकर घर चल, है ना। पान खाकर घर चल, तो ये हो गया बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था, है ना। खानवा का युद्ध है आपका लड़ा गया, घाघरा का युद्ध लड़ा गया, और चंदेरी का युद्ध लड़ा गया। यानी कि पान से हो गया पानीपत का युद्ध, खा से हो गया खानवा का युद्ध, और घर से हो गया घाघरा का युद्ध, और चल से हो गया चंदेरी का युद्ध। तो ये लड़ा था 4 युद्ध बाबर ने, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत लंबा है ना। तो लगभग इसको हम अगले सैटरडे को फिर से इसको हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो जो लोग अगर प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे तो हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं मात्र 499 का पे करके। उनको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे डीएलएड का अभी क्लास चल रहा है डेली 9 बजे से, मंडे टू फ्राइडे, है ना। और उसके अलावा ज्योग्राफी की भी क्लास हो चुकी है, कुछ क्लास 6 से 7 हो चुका है ना। आपका मैथ की क्लास 6 7 हो चुकी है ना। आपका साइंस में क्लास 6 7 हो गया है। ठीक है, उसके अलावा अभी हिस्ट्री बाकी है, पॉलिटी बाकी है, बहुत चीज़ बाकी है अभी, है ना। और यूनिट 5 चल रहा है आपका डीएलएड में। ठीक है, तो बहुत सारे क्लास अभी बाकी है, आप लोग जुड़ सकते हैं। पीछे जितने भी क्लास हुए हैं सभी आपको मिल जाएगा प्रधान शिक्षक के लिए, है ना। और एग्ज़ाम तक आपकी तैयारी चलते रहेगी। तो इस नंबर पे आपको पे करना पड़ेगा 499। उसके बाद आपको सभी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारा ये नंबर है, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जहां आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके। तो बताइएगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद मेरे भाइयों, और फिर मिलते हैं हम कल। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।